हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज की क्लास है हमारी रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, मतलब कि अधिगम और विकास, इन दोनों में क्या संबंध होता है। सबसे पहले जो आपकी सबसे पहले हेडिंग है वो है डेवलपमेंट लेज द फाउंडेशन फॉर लर्निंग, मतलब कि जो अधिगम है या फिर जो सीखना है, सीखने के लिए जो विकास है वो आधार का काम करता है। मतलब कि जो डेवलपमेंट है आपका, वो एक बेस तैयार करता है, एक फाउंडेशन तैयार करता है लर्निंग के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे की जब नींव तैयार होती है तो नींव करने के बाद ही बच्चा इस योग्य होता है कि वो किसी चीज को सीख पाए। तो डेवलपमेंट ही फाउंडेशन रखता है या डेवलपमेंट नींव बनाता है सीखने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, जब तक बच्चे का विकास नहीं होता है, जब तक बच्चे का विकास शुरू नहीं होता है, तब तक कोई भी बच्चा किसी भी चीज को नहीं सीख सकता है। जैसे जैसे बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, जैसे जैसे बच्चे के मस्तिष्क में विकास होता है, बच्चे के शरीर का विकास होता है, बच्चे की इंद्रियां जो हैं वो विकसित होती हैं, तब जाकर के बच्चा कोई भी नई चीज है उसको सीखने के लिए तैयार होता है। मतलब कि किसी भी चीज को सीखने के लिए जो आधार तैयार करने का काम है, फाउंडेशन तैयार करने का काम है, वो किसका होता है? डेवलपमेंट का होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट पर डिपेंडेंट होती है। जैसे ही बच्चे का अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डोमेन्स में डेवलपमेंट होगा, अलग अलग पार्ट्स में डेवलपमेंट होगा, तो उसी विकास के आधार पर ही बच्चा नई चीजें सीखने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर हम पियाजे की थ्योरी को भी आधार बना सकते हैं कि पियाजे ने कहा था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो हर एक स्टेज पर अलग अलग तरीके से होता है। जब तक बच्चा 2 से 6 साल का नहीं हुआ है, मतलब कि जब तक बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं पहुंचता है, तब तक उसके अंदर जो सिंबॉलिक प्ले या ये सारी चीजों की जो करने की क्षमता है वो सारी चीजें नहीं आती हैं। मतलब कि उन्होंने कहा था कि जो सेंसरी मोटर का स्टेज का बच्चा है, संवेदी अवस्था का जो बच्चा है, उस टाइम पर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो पर्टिकुलर स्टेज आने पर ही संभव है। दूसरी चीज, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का या 2 से 7 वर्ष का होगा तभी आ सकती हैं। मतलब कि जो पियाजे हैं उन्होंने कहा था जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, मतलब बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, चीजों को सीखने का तरीका है, तर्क करने का या फिर भाषा सीखने का, किसी भी चीज का जो तरीका है वो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ही आ सकता है। जैसे कि सेंसरी स्टेज में ये चीजें बच्चे में डेवलप होंगी, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें ये चीज डेवलप होगी। जब तक बच्चा 14 से 15 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, अमूर्त चीजें हैं, उस पर चिंतन करने की जो क्षमता है वो नहीं आ सकती है। मतलब एक तरीके से जो विकास है वो आधार तैयार करता है लर्निंग के लिए। जब तक बच्चा धीरे धीरे ब्रेन से, बॉडी से, सेंसर से डेवलप नहीं होता है, विकसित नहीं होता है, तब तक वो नई चीजें सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे कि कोई भी बच्चा लिखने का काम या राइटिंग का काम तभी कर सकता है जब उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। अब जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज में या फिर इन्फेंसी स्टेज में, शैशवावस्था में तो डेवलप होती नहीं है। जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में या फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में जाता है, पूर्व बाल्यावस्था स्टेज में जाता है, तब जाकर के उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो थोड़ी बहुत डेवलप होना स्टार्ट करती हैं। तो तभी बच्चा जब ये 4 से 5 साल का होता है तब उसकी फाइन मोटर स्किल्स इतनी डेवलप हो पाती हैं कि वो लिखने के लिए सक्षम होता है। और लिखने में भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिख सकता है, एग्जैक्ट लेटर्स नहीं लिख पाता है। वो क्या करता है? लाइंस बनाना या फिर स्लैंटिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, तो इस तरीके से, या फिर थोड़े बहुत कर्व वगैरह बनाना, रफ डिजाइन बनाना, तो यही सब चीजें वो कर सकता है। मतलब कि जब बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, मतलब कि जो सूक्ष्म गत्यात्मक क्षमताएं होती हैं, जब वो डेवलप होंगी, उसके बाद ही बच्चा किसी चीज को लिखने का या आर्ट बनाने का काम कर सकता है। ठीक है, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो आधार बनाता है सीखने के लिए। एक जो 4 साल का बच्चा है उसको आप कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, एल्जेब्रा के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर एल्जेब्रा के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, तब तक वो नहीं समझ सकता है जब तक कि उसका ब्रेन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक नहीं पहुंच जाता है। मतलब कि 4 साल के बच्चे की लर्निंग
उतनी मतलब उस 4 साल के एज में अगर आप कोई 14 से 15 साल की चीज बच्चे को सिखाने की कोशिश करो तो वो उसको ना सीख सकता है ना समझ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी उसका उस एज तक का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, उसका ब्रेन इतना ज्यादा उस एज तक पहुंचा ही नहीं है कि वो अलजेब्रा जैसी चीजों को समझ सके। तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो लर्निंग है वो तभी पॉसिबल है जब डेवलपमेंट शुरू होता है। मतलब कि डेवलपमेंट जो है वो सीखने के लिए आधार बनाने का काम करता है। ठीक है। लर्निंग एनहांसेस डेवलपमेंट। जब बच्चा किसी भी चीज को सीखता है, अब पहले हमने पढ़ा कि विकास ने आधार बनाया किसी भी चीज को सीखने के लिए। जब बच्चा कोई चीज सीख जाता है तो बच्चे की जो लर्निंग है, बच्चे का जो सीखना है, वो डेवलपमेंट को एनहांस करती है। मतलब कि उससे जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो और आगे बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई नई स्किल सीखी है। अब नई स्किल को सीखने के लिए वो कहीं 4-5 लोगों के बीच में, या फिर मान लीजिए कहीं क्लास ले रहा है, कहीं कोर्स ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके साथ टीचर के कांटेक्ट में वो गया, वो ठीक है, उस नई स्किल को सीखने में। या फिर मान लीजिए वो किसी इंस्टीट्यूट में गया नॉर्मली कहीं किसी जगह पे सीखने के लिए, तो कम से कम उसके पास 10-15 लोग या फिर 5 से 6 लोग तो होंगे ही आसपास उस नई स्किल को सीखने के दौरान। तो उसके दौरान उसने लर्निंग ग्रुप वर्क किया। ग्रुप वर्क में उसका जो कॉपरेशन है वो इंप्रूव हुआ। कॉपरेशन के साथ मतलब कि कई सारे लोगों से जब मिलजुल रहा है तो एम्पैथी की भावना भी उसके अंदर, सहानुभूति की भावना भी थोड़ी बहुत डेवलप हुई होगी, या फिर उसकी एम्पैथी वाली जो इमोशन होता है उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ होगा। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है, जो बाकी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, सब कुछ आगे इंप्रूव हो रहा है। मतलब कि सीखना जो है वो डेवलपमेंट को इनहेंस करता है और ज्यादा आगे बढ़ाता है। जब बच्चा कोई एक चीज को सीख रहा होता है तो उस एक चीज को सीखने के दौरान जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस होगी, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। उसके बाद वो जिन लोगों की कांटेक्ट में आएगा उनसे थोड़ा बहुत उसका अटैचमेंट है, जो कुछ भी है, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। लोगों से वो मिले जुलेगा, कॉपरेशन वगैरह होगा, चीजों में हेल्प वगैरह होगी, तो इससे सोशल डेवलपमेंट भी होगा। मतलब कि लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट को इनहेंस कर रहा है। सीखने से जो विकास है वो आगे बढ़ता है, एक दो नहीं काफी सारे क्षेत्रों में विकास आगे बढ़ता है। ठीक है। तो लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट को इनहेंस करती है, बढ़ाने का काम करती है। डेवलपमेंट इज अ प्रीरिक्विसाइट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ लर्निंग। कुछ चीजें ऐसी होती हैं सीखने की जिसको सीखने के लिए जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो एक कंडीशन होती है। मतलब कि कह सकते हैं जो कोई भी नई लर्निंग स्टाइल को सीखने के लिए कंडीशन होती है वो होती है डेवलपमेंट। मतलब कि वो उस पर्टिकुलर चीज को तभी सीख सकता है जब उस बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो चुका हो। जैसे कि पियाजे ने कहा था कि अ चाइल्ड मस्ट रीच अ सर्टेन डेवलपमेंटल स्टेज बिफोर ग्रास्पिंग सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको समझने के लिए या फिर जिनको जानने के लिए बच्चा एक सर्टेन डेवलपमेंटल स्टेज पर पहुंचता है, उसके बाद ही पॉसिबल है। जैसे कि जो कंजर्वेशन की क्वांटिटी है, मतलब कि किसी भी क्वांटिटी का कंजर्वेशन है, जो संरक्षण वाली चीज आती है, वो वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर विशेषता है, वो बच्चा तभी सीख सकता है जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचेगा। मतलब कि जब वो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचेगा, उसके बाद ही वो कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी सीख सकता है। मतलब कि कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीजें होती हैं जिनको सीखने के लिए डेवलपमेंट कंडीशन होती है। मतलब एक शर्त होती है, जब तक बच्चा इतना डेवलप नहीं हुआ, इतना विकसित नहीं हुआ है, तब तक ये चीज बच्चे को नहीं सिखाई जा सकती है। मतलब कि किसी भी चीज का जो कंजर्वेशन का गुण होता है, संरक्षण का गुण होता है, वो बच्चे को तब तक नहीं सिखाई जा सकती है जब तक कि वो मतलब 10 वर्ष का, 12 वर्ष का नहीं हो जाता है, या फिर 8-9 वर्ष का नहीं हो जाता है। ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको सीखने के लिए ये शर्त होती है कि इतना डेवलपमेंट बच्चे का हुआ ही होना चाहिए। तो डेवलपमेंट इज अ प्री रिक्विसाइट, मतलब कि एक शर्त है फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ लर्निंग, कुछ प्रकार की सीखने वाली चीजों के लिए। ठीक है। जो आपका डेवलपमेंट है, विकास है, और जो आपका ये लर्निंग है, अधिगम है या सीखना है, ये दोनों के दोनों पहली तो चीज कंटिन्यूअस होते हैं, सतत होते हैं। मतलब कि लगातार विकास भी होता है और सीखने की जो प्रोसेस है वो भी लगातार ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे ने अगर लिखना सीख लिया, राइटिंग करना सीख लिया, तो वो
वापस से राइटिंग करना भूल जाएगा या फिर वापस से पेन पकड़ना भूल जाएगा। तो जो डेवलपमेंट है वो पहली चीज कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और दूसरी चीज जो डेवलपमेंट के सारे क्षेत्र होते हैं वो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ऐसे ही लर्निंग भी होती है। लर्निंग जो है वो निरंतर प्रक्रिया होती है और इसके अलावा अंतः संबंधित या एक दूसरे पर संबंधित भी होती है। जैसे कि बच्चे ने अगर मान लीजिए राइटिंग करना सीख लिया है, तो वो राइटिंग आगे चल के बाई चांस उसको कर्सिव राइटिंग सीखनी है, तो उस कर्सिव राइटिंग को सीखने में जो उसने पहले से लिखना सीखा था वो उसकी हेल्प करेगी। मतलब कि एक सीखी हुई चीज दूसरी नई चीज को सीखने में बच्चे की मदद कर सकती है। मतलब कि एक जगह की सीखी हुई चीज दूसरी नई चीज को सीखने में मदद करती है। मतलब कि इंटर रिलेटेड हुई लर्निंग भी, मतलब कि डेवलपमेंट और लर्निंग ये दोनों की दोनों जो है वो पहली तो चीज निरंतर प्रक्रिया है, मतलब कि लगातार विकास होता है, लगातार सीखना होता है। और दूसरी चीज जो सारे विकास के क्षेत्र है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और लर्निंग भी है वो प्रीवियस लर्निंग न्यू लर्निंग में इंटर रिलेटेड होती है। एज डेवलपमेंट प्रोग्रेस लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है, वैसे वैसे उसकी चीजों को सीखने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों क्या है, लगातार हो रहे हैं और इंटर रिलेटेड है। और जो डेवलपमेंट और आपका ये लर्निंग है ये भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब कि एक दूसरे पर संबंधित होते हैं। एंड एज लर्निंग अकर्स इट स्टिमुलेट्स फर्दर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका क्या बताया गया, इंटर रिलेशन बताया गया है लर्निंग और डेवलपमेंट में। मतलब कहा गया जैसे जैसे आपका जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे बच्चे की जो लर्निंग है वो भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे बच्चे का लर्निंग इंप्रूव होगा, लर्निंग इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे वो आगे की स्टेजेस के डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेट होता जाएगा, मतलब कि उत्तेजित होता जाएगा कि आगे का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों निरंतर होते हैं और अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग इज शेप्ड बाय डेवलपमेंटल रेडीनेस। मतलब कि लर्निंग को, सीखने को आकार तभी मिलता है जब बच्चा जो सीखने के लिए है वो तत्पर रहे। मतलब कि डेवलपमेंटल रेडीनेस, विकासात्मक तत्परता जरूरी है लर्निंग को या सीखी हुई चीज को आकार देने के लिए। जैसे कि टीचिंग मस्ट मैच द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मान लीजिए क्लास में कोई चीज पढ़ा रही है टीचर और वो बच्चे का जो अभी का विकास है वो उतना विकास नहीं हुआ है, तो करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट के लिए बच्चे का उतना विकास होना जरूरी है। तो शिक्षण को बच्चे के विकास के वर्तमान स्तर से मेल खाना चाहिए। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है कि बच्चे का उस पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए जितना लेवल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए था वो अगर नहीं है, तो लर्निंग ना ही प्रभावी होगी और दूसरी चीज वो बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल होगी। मतलब कि बच्चे तनाव में रहेंगे, उस चीज को सीख नहीं पाएंगे और उनके अंदर एक ऐसी चीज भी आ जाएगी कि हम इस चीज को सीख नहीं पा रहे हैं। मतलब कि एक नेगेटिव मोटिवेशन भी उनको इससे आएगा। इस वजह से टीचर के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को हर एक, मतलब कि टीचर को बच्चे की हर एक स्टेज का जो डेवलपमेंट है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस स्टेज में बच्चा कितना सीख सकता है, ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स लर्निंग बट लर्निंग डज नॉट इंक्लूड ऑल डेवलपमेंट। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन करके आ सकता है कि जो डेवलपमेंट है, कहीं पे अगर किसी भी चीज का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर विकास हो रहा है, तो विकास होने में सीखना शामिल होता है। मतलब कि किसी, चाहे फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, सोशल हो, किसी भी तरीके का अगर डेवलपमेंट हो रहा है, किसी भी तरीके का अगर विकास हो रहा है, तो उसमें लर्निंग पॉसिबल है कि लर्निंग होगी ही होगी। लेकिन अगर कहीं पे बच्चा लर्निंग कर रहा है या कोई चीज सीख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक क्षेत्र में उसका विकास होगा। मतलब विकास में सीखना शामिल है, लेकिन सीखने में सभी विकास शामिल नहीं होते हैं। जैसे कि ग्रोथ और मैच्योरेशन जो है, ये क्या है, फिजिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब कि जो वृद्धि है और परिपक्वता है, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं आनुवंशिकता से संबंधित होते हैं, कहीं ना कहीं शारीरिक होते हैं। तो जो ग्रोथ और मैच्योरेशन है वो बिना किसी फॉर्मल लर्निंग के हो सकता है। अगर आप बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाओ चाहे ना सिखाओ, लेकिन उसकी वृद्धि होगी, उसका शारीरिक विकास होगा, उसके अंदर एज के साथ परिपक्वता आती जाएगी। मतलब कि बिना किसी फॉर्मल लर्निंग के भी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन है, वो बच्चे के अंदर हो रही है। लेकिन मीनिंगफुल लर्निंग, सार्थक अधिगम तभी संभव है जब बच्चे को डेवलपमेंटल सपोर्ट मिलता है। जब बच्चे को डेवलपमेंटल सपोर्ट मिलता है। डेवलपमेंटल सपोर्ट का मतलब क्या है, बच्चा अगर
प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या आपके लिए आसान बना दूं पूर्व बाल्यावस्था में। अगर बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में है तभी हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो लिखना सीख सकता है। लिखने की चीज या राइटिंग है या किसी भी चीज को कर्सिव राइटिंग करना है या फिर आर्ट बनाना है, ये सारी की सारी चीज हम बच्चे से एक्सपेक्ट ही तभी कर सकते हैं जब बच्चा जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था उसमें एंटर करता है। मतलब कि किसी भी मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, किसी भी सार्थक चीज को सीखने के लिए डेवलपमेंटल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन बिना फॉर्मल लर्निंग के भी बच्चे के अंदर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, मतलब कि हेरिडिटी से संबंधित जो एज के साथ रिवील होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिवील होती जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग है और डेवलपमेंट है ये साथ साथ चलते हैं। डेवलपमेंट क्या करता है, स्टेज तैयार करता है और सीखना अपना काम करता है। मतलब कि स्टेज तैयार है, लर्निंग अब पॉसिबल है, अब वहां पर लर्निंग की जा सकती है। ठीक है। डेवलपमेंट प्रोवाइड्स द रेडीनेस, मतलब कि जो विकास है वो तत्परता प्रोवाइड करता है। जो डेवलपमेंट है वो तत्परता प्रोवाइड करने का काम करता है। तत्परता प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ, बच्चा 3 साल का है या फिर कह सकते हैं बच्चा अगर 4 से 5 साल का है तब वो तत्पर है पेंसिल पेन पकड़ करके लिखने के लिए या फिर किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए। ठीक। और लर्निंग क्या करती है, प्रोवाइड द एक्सपीरियंस टू ग्रो फर्दर। और डेवलपमेंट का काम क्या हुआ, तत्परता प्रोवाइड करना सीखने के लिए। जब पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा आता है तब पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए तत्पर होता है कि हाँ अब इसके अंदर ये क्षमता है, अब ये इस चीज को सीख सकता है। तो डेवलपमेंट रेडीनेस प्रोवाइड करता है, तत्परता प्रोवाइड करता है। और लर्निंग जो है वो आगे की स्टेजेस में बच्चे का और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके उसके लिए अनुभव प्रदान करता है। मतलब कि अगर आप जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो जो चीजें बच्चे को सिखानी थी अगर आपने सिखा दी तभी उसका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होता जाएगा और वो प्री ऑपरेशनल से आगे जो फर्दर स्टेजेस होती हैं, मतलब कि जो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें एंटर कर सकता है, या फिर जो मिडिल चाइल्डहुड स्टेज है जो आपका उत्तर बाल्यावस्था उसमें एंटर कर सकता है। मतलब कि डेवलपमेंट प्रोवाइड्स द रेडीनेस और लर्निंग प्रोवाइड्स एक्सपीरियंसेस टू ग्रो फर्दर, मतलब कि आगे के डेवलपमेंट के लिए अनुभव प्रोवाइड करता है लर्निंग। ठीक है। तो ये होता है लर्निंग और डेवलपमेंट, इन दोनों में जो आपका रिलेशनशिप है वो। अब आपका मेजर डोमेन्स में मैं सिर्फ आज आपका फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी, कल आगे कंटिन्यू करूंगी। मेजर डोमेन्स मतलब कि विकास में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की, मतलब कि शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर्स में जो डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है, हमारे शरीर में मसल्स की मूवमेंट्स की जो योग्यताएं होती हैं उनमें जो डेवलपमेंट होता है, ये सारी की सारी चीजें आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में आएंगी। मतलब कि बॉडी के स्ट्रक्चर में जो विकास हो रहा है, ऑर्गन्स का जो विकास हो रहा है, मूवमेंट एबिलिटीज का मतलब फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, इन दोनों ही तरीके की जो क्षमताएं एबिलिटीज हैं उनमें जो विकास हो रहा है, ये सब के सब आपके फिजिकल डेवलपमेंट में, शारीरिक विकास में आएंगे। जितने भी क्षेत्र होते हैं विकास के, जितने भी डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, उन सब के सब में जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है वो इकलौता ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा विजिबल होता है। मतलब कि हम आसानी से देखते ही बता सकते हैं कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हुआ। और इकलौता डेवलपमेंट ऐसा है जिसको मेजर किया जा सकता है, मतलब बहुत आसानी से किया जा सकता है, मापन इसका किया जा सकता है। तो विकास का सबसे जो दृश्यमान और मापने योग्य रूप है वो शारीरिक विकास होता है। ठीक है। अब इनके सब डोमेन्स कौन कौन से होते हैं, उपक्षेत्र फिजिकल डेवलपमेंट के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की, क्योंकि जब आपका संवेदी पेशी अवस्था आती है या फिर जो शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी स्टेज होती है, उसमें जो आपकी शुरुआत होती है मोटर डेवलपमेंट का, मूवमेंट एबिलिटीज का, वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ही होता है। मतलब कि स्थूल मोटर विकास ही होता है। मतलब कि जो आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है किससे संबंधित होता है, लार्ज मसल्स की मूवमेंट से संबंधित होता है। मतलब कि जो लार्ज मसल्स हैं उनका जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा बच्चे जो अपने हाथ है, पैर है, सर है, इन सब से मूवमेंट करने में सक्षम हो पाएगा। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आपका लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट या फिर लार्ज मसल्स का बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, पेड़ पर चढ़ना, ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट स्थूल मोटर विकास में आएंगी। अब इसका दूसरा सब डोमेन मतलब कि उपक्षेत्र कौन सा है, फाइन मोटर डेवलपमेंट, सूक्ष्म मोटर विकास। ये स्मॉल मसल्स मतलब कि जो छोटी मांसपेशियां होती हैं उनसे संबंधित होता है। स्पेशली आपका हाथ और ये जो
हाथ के अलावा जो हाथ की उंगलियां होती हैं इनसे संबंधित होता है। जैसे बच्चे लिखना, बटन बंद करना, सीजर या फिर कैंची वगैरह का यूज करना, ये सब छोटी मांसपेशियों की मदद से ही कर सकते हैं। तो हैंड्स और फिंगर्स, इन दोनों का जो डेवलपमेंट होता है, या फिर आप मोटे तौर पर मान के चलो जो स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट होता है, वो आपका सूक्ष्म मोटर विकास में आएगा। फिजिकल डेवलपमेंट में ही आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी आता है। मतलब कि जो ब्रेन और मसल्स, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन है, उसी को न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच का जो समन्वयन है, उसी को आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। जैसे कि आपने कोई चीज हाथ में उठाई हुई है, तो आप उस चीज को बैलेंस तभी कर पाओगे जब आपका ब्रेन ठीक तरीके से आपको जो भी रिफ्लेक्सेस हैं वो अगर दे रहा है तो। मतलब कि मसल्स का और ब्रेन का, इन दोनों का जब कोऑर्डिनेशन होता है तभी आप किसी चीज को ठीक तरीके से पकड़ पाते हो। आप हाथ में पेंसिल लेकर के लिख ही तभी पा रहे हो क्योंकि आपका जो ब्रेन है और ये हाथ की मसल्स है, दोनों कोऑर्डिनेटेड है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है। ब्रेन यहाँ पर जो आपको ऑर्डर है, कह सकते हैं, आपको यहाँ से इनपुट दे रहा है कि आपको ये चीज करनी है या फिर ये चीज लिखनी है। फिर इन मसल्स का कोऑर्डिनेशन होगा तब आप किसी चीज को लिख पाओगे। मतलब कि ब्रेन और मसल्स का जब कोऑर्डिनेशन होता है इन दोनों के बीच में, तो इसी को न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। जैसे किसी भी चीज को बैलेंस करना है, किसी भी चीज को पकड़ना है या फिर लिखना है, इन सब चीजों के लिए न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। मतलब कि शारीरिक विकास की जरूरत होती है, क्योंकि शारीरिक विकास के उपक्षेत्र में आएगा। सेंसरी डेवलपमेंट, जो सेंसेस का विकास होता है, इंद्रियों का विकास होता है, वो भी आपका शारीरिक डेवलपमेंट मतलब कि शारीरिक विकास में ही आएगा। सेंसरी एबिलिटीज मतलब कि देखना, सुनना, सूंघना, किसी भी चीज को टच करना या फिर किसी भी चीज का स्वाद लेना। तो ये सारी की सारी जो पांचों सेंसरी एबिलिटीज होती हैं, पांचों इंद्रियों की क्षमताएं होती हैं, ये सारी की सारी आपकी सेंसरी डेवलपमेंट या फिर शारीरिक विकास से संबंधित होती हैं। और ये वातावरण को परसीव करने में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर कोई किसी भी चीज को स्मेल नहीं कर पा रहा है तो उसके आसपास कोई चीज कैसी आ रही है, अच्छी बुरी, मतलब कि कीचड़ में रह रहा है, कैसे रह रहा है, इन सब चीजों को परसीव ही तभी कर पाएगा जब उसकी सारी की सारी सेंसरी एबिलिटीज प्रॉपर तरीके से ग्रो होंगी या डेवलप होंगी तो। ठीक है, मतलब कि जो आपका सेंसरी डेवलपमेंट है वो भी किससे संबंधित होता है, फिजिकल डेवलपमेंट या फिर शारीरिक विकास से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने दो चीजें देखी। पहला आपका लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन होता है, और दूसरा डोमेन्स में मतलब कि विकास के क्षेत्र में फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है और उसके सब डोमेन्स क्या क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हमने इतना देखा। अब कल की क्लास में जो डोमेन्स हैं मतलब कि जो विकास के क्षेत्र हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर आप लाइक कर सकते हैं। कोई क्वेरी है आपकी, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपका हमारे 7 बजे के लाइव सेशन में, जहां पर हम सीडीपी की पीवाईक्यू करेंगे। आपका 1-2 दिन सीडीपी का पीवाईक्यू और हो जाए, उसके बाद हम इंग्लिश पेडागोजी की पीवाईक्यू स्टार्ट करवाएंगे। मतलब कि आपका सीडीपी भी चलेगा, पर कभी आपका इंग्लिश हो जाएगा और कभी सीडीपी कर लिया करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।